आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 के तहत मगध साम्राज्य के बारे में कुछ फैक्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम टॉप 100 क्वेश्चंस वन लाइनर प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बीपीएससी एवं बिहार टीचर परीक्षा में आपको अच्छे से काम आएंगे। आइए समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का, उन्होंने ये बताया कि हर्यक वंश से शुरू करते हैं। तो हर्यक वंश 545 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक था। ये चीज़ मेन आपको याद रखना है, 545 बीसी से 412 बीसी तक। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि हर्यक वंश का जो मगध साम्राज्य का पहला जो वंश था वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था। आइए अगले प्रश्न, इसमें फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। हर्यक वंश का शासन काल 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। हर्यक वंश पहला है जो आपका 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था। अगला, प्रारंभ में हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी। प्रारंभ में सबसे पहले जो हर्यक वंश की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? राजगृह में थी। लेकिन बाद में हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी वो तो राजगृह थी, लेकिन बाद में इनका जो राजधानी हो गया वो पाटलिपुत्र पटना हो गया। पाटलिपुत्र का जो मॉडर्न नाम अब का जो है सो वर्तमान समय में पटना नाम हो गया है, लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राजगृह से पटना स्थानांतरित किसने किया? तो ये आगे हम इसका जिक्र करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कुछ भी ऐसे आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर तुरंत कह सकते हैं कि पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हुए राजवंश में जो राजकुमार हुए उन्होंने अपने पितरों का ही हंत मतलब मार करके सत्ता को हासिल किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ये वन लाइनर है। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अब देखिए संस्थापक कौन है? बिंबिसार, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। तो ऐसी ही एक वन लाइन के क्वेश्चन दे देंगे और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इसमें पहले राजा कौन थे, दूसरे कौन थे, अंतिम कौन थे, इनका समय क्या था, इत्यादि। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश अस्तित्व में आया। हर्यक वंश के बाद कौन सा आया वंश? शिशुनाग वंश आया। तो पहले नंबर पे था हर्यक वंश, दूसरे नंबर पे कौन सा आया? शिशुनाग वंश सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं हर्यक वंश से संबंधित क्या है। हर्यक वंश का शासक मतलब जो शासन का काल है वो लगभग कितना साल रहा? 132। तो यहाँ पर आप 5 4 5 माइनस 4 1 2 करेंगे तो आपका बन जाएगा, 5 में से 2 गया, आपका जो है सो लगभग 132 133 साल के आसपास बन जाता है। जो यहाँ पर आपका 33 132, तो यहाँ पर लगभग बात बोल रहे हैं, जो लगभग है वो 132 साल के आसपास इन्होंने शासन किया था हर्यक वंश ने। तो पहला हर्यक वंश था और दूसरा कौन आ गया? आपका शिशुनाग वंश। आइए हर्यक वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से हुए हैं इसके ऊपर हम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो 545 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अजात शत्रु। दूसरे नंबर पे कौन है? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का जो समय पीरियड है वो क्या है? अजात शत्रु हैं 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। तो पहले नंबर पे जो थे वो कौन थे? पहले नंबर पे आपके बिंबिसार थे, दूसरे नंबर पे अजातशत्रु आए। और पितृहंता वंश क्यों कहते हैं इसको, यहाँ पर इसका भी जिक्र करेंगे अगले पॉइंट में।
थर्ड नंबर पे उदाइन आए। तो ये बिल्कुल ऑर्डर याद रखना है, जैसे हम लोग बाबर, बाबर का हुमायूं ऐसे याद रखते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही आपका यहाँ पर भी याद रखना है कि बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदाइन, उदाइन के बाद जो चौथे नंबर पे था वो कौन था, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मंडक, मंडक के बाद नागदशक या नागदर्शक। तो यहाँ पर सबका टाइम पीरियड दे रखा है आपका, पहले का 545 ईसा पूर्व से लेकर के आप, हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मंडक और नागदर्शक का हम लोगों ने ऑर्डर देख लिया। अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से जो है सो इनके बृहद रूप में पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज प्रैक्टिस करते हैं। पहले नंबर पे बिंबिसार जी हैं। बिंबिसार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो अभी तक के पेपर में आए हुए हैं उसी को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, लिया है, जो किसी ना किसी परीक्षा में, चाहे बीपीएससी प्री में आया हो, चाहे वह आपके एसएससी वगैरह में आए हों, चाहे और किसी जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से हमने ये सारे पॉइंट्स लिए हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट्स क्या है बिंबिसार का। बिंबिसार का कार्यकाल 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था, जैसा कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। तो लगभग इनका जो समय जो रहा है, जो बिंबिसार का सिर्फ समय रहा है, वो लगभग मेरे हिसाब से 50 to 53 ईयर्स तक जो है सो इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। अगला इसमें देखते हैं पॉइंट्स। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि हर्यक वंश का पहला शासक कौन था। तो हर्यक वंश का जो पहला शासक था वह बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार जब शासन कर रहा था उस समय में वहाँ का जो आपका शासक था पहला, वो कौन था। तो बिंबिसार था पहला शासक, किस वंश का, हर्यक वंश का। ठीक है, अगले पॉइंट्स को देखते हैं कि बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। तो राजगीर को पहले हम कहते थे राजगृह, और यह राजगृह कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं हम। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। ये यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि किस ग्रंथ में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है, या फिर पूछ सकता है श्रेणिक किसको कहा गया है, किसका नाम श्रेणिक है। तो यहां पर तीन तरीके से आपके प्रश्न बन रहे हैं। आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। बिंबिसार को मत्स्य पुराण में बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। अब यहां पर क्वेश्चन तीन तरीके से कैसे बन सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि क्षेत्रोजस किसको कहा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रोजस कहा गया है बिंबिसार को। अब यहां पर है कि कहां पर क्षेत्रोजस बिंबिसार के लिए प्रयोग हुआ है, तो मत्स्य पुराण में हुआ है। अगले पॉइंट्स को देखते हैं कि बिंबिसार पहला साम्राज्यवादी शासक था। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकते हैं कि पहला साम्राज्यवादी जो शासक था वह कौन था। तो वो बिंबिसार था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य का वास्तविक जो स्थापक है वो कौन है, बिंबिसार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बिंबिसार ने वज्जी संघ की राजकुमारी चिल्लाना से विवाह किया था। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि किसने चिल्लाना से विवाह किया था, राजकुमारी चिल्लाना से विवाह किसने किया था। तो बिंबिसार ने किया था। राजकुमारी चिल्लाना जो है वो कहाँ की थी, तो वज्जी संघ की राजकुमारी थी। ये क्वेश्चन एक बार ये बना हुआ है कि राजकुमारी चिल्लाना कहाँ की राजकुमारी थी। तो वज्जी संघ की जो राजकुमारी थी चिल्लाना, उसका विवाह बिंबिसार से हुआ था। तो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे जो है सो शादी से लेकर के इनके फैक्ट्स हैं, लगभग 5 से 6 इनका जो है सो लगभग फैक्ट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के और इनके दहेज को लेकर के यह प्रश्न खास जो है सो लोगों में देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट्स को देखते हैं कि चिल्लाना कौन थी। तो चिल्लाना लिच्छवी राजकुमारी तथा चेटक की बहन थी। चिल्लाना लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, तथा चेटक की बहन थी। अब यहाँ पर आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी। ठीक है, और चेटक जो की
बहन थी। अब इनके आपस में कुछ रिलेशंस हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। बिंबिसार ने कोसल की राजकुमारी कोशला देवी, महाकोशला देवी से विवाह किया था। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आगे आपको देखने में आएगा कि जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसके माता का नाम क्या था, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने किससे शादी की थी? महाकोशला देवी से या फिर कोशला देवी। दो नाम देखने को मिलते हैं, एक कोशला देवी मिलते हैं और एक महाकोशला देवी मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कोसल की राजकुमारी है, इसलिए यहाँ इसका नाम हो गया कोशला या महाकोशला देवी। क्लियर हो गया। और महाकोशला देवी से विवाह किसने किया था? तो बिंबिसार ने विवाह किया था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। कोशला देवी या महाकोशला देवी, जो भी आपको यहाँ पर प्रयोग प्रश्न में मिल जाए उस हिसाब से आप देख लेंगे। कौन थी? तो राजा प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, किसकी बहन थी? कोसला देवी राजा प्रसेनजीत की। आप लोग हमें कमेंट्स करके ये बता सकते हैं कि प्रसेनजीत जो था वो कहाँ का राजा था। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपस में रिश्ता देख रहे हैं कि जो कोसला देवी थी, कोसला देवी या महाकोसला देवी राजा प्रसेनजीत की बहन थी। तो यहाँ पर बिंबिसार और प्रसेनजीत आपस में क्या रिलेशन बनेंगे? यहाँ पर जीजा साला का इनका जो है सो बन जाएगा रिश्ता। अगला पॉइंट देखते हैं हम। कोशला देवी से विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज में दिया गया था। ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबिसार को काशी दहेज में दिया गया था। किस से विवाह करने पर? तो कोशला देवी से विवाह पर। कोशला देवी कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, किसने कोशला देवी से शादी किया था? तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है, आइए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं हम लोग। बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या फिर खेमा से विवाह किया था। अब यहाँ पर यह देखना है कि सबसे पहली बात तो मद्र देश की राजकुमारी कौन थी? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा। अब ये देखिए, पहले इनका नाम तो क्षेमा ही था, लेकिन बाद में अपभ्रंश रूप धारण करने के कारण इनको क्या कहने जाने लगा? खेमा देवी कहने लगा। तो बिंबिसार जो था वो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह किया हुआ था। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट फैक्ट है, बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीत लिया था और इस समय अंग प्रदेश का शासक ब्रह्मदत्त था। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपने महाभारत में सुना होगा कि जब कर्ण को कहा गया था कि आप अपना परिचय दो और वह अपना परिचय नहीं दे पाया था, तो उस समय में दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिंबिसार को अंग प्रदेश से संबंधित हम देखते हैं कि क्या है अंग प्रदेश। तो बिंबिसार ने अंग प्रदेश को क्या किया था? जीत लिया था। और जब जीता था उस समय उसका शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। ठीक है, अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं हम। बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को अंग देश का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला तो ये है कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीत लिया। उस समय में अंग प्रदेश को जीता तो उस समय का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। और बिंबिसार ने क्या किया? उसको जीतने के बाद अंग प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया अपने बेटे अजातशत्रु को। अजातशत्रु इसका जो है सो अपभ्रंश रूप है जो बाद के ग्रंथों में कहीं कहीं हमको देखने को मिलते हैं। अब आइए अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जब अवंती का शासक प्रद्योत, अब देखिए अवंती का शासक प्रद्योत बीमार पड़ा था, तब बिंबिसार ने अपने चिकित्सक राजवैद्य जीवक को प्रद्योत के दरबार में भेजा था। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर लाइन तो एक है लेकिन क्वेश्चन 4 बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जीवक। ठीक है, उसने कौन बीमार हुआ था तो जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा? तो अवंती का शासक प्रद्योत बीमार हुआ था। कहाँ पर उसने अपने राजवैद्य को भेजा था? तो उज्जैन में भेजा था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है। तो यहाँ पर एक चीज, 3 चीज़ में तो खास करके हमको ये ध्यान रखना है कि बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो कौन था? जीवक था। ये चीज़ बहुत ही जो है सो इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में, हमने वर्णन किया हुआ है कि राजवैद्य जीवक की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा हुई थी। और राजवैद्य जीवक जो है सो किसके शासन काल में हुए थे? ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो राजवैद्य जो आपके जीवक थे वह बिंबिसार के शासन काल में थे। क्लियर हो गया। आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। बिंबिसार भगवान गौतम बुद्ध का समकालीन था तथा भगवान गौतम बुद्ध का अनुयायी भी था। बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे?
तो बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार जो है सो किसके समकालीन था, कौन से धर्मगुरु के समकालीन था, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का अनुयायी भी था। आगे आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो वंशज हैं बिंबिसार के, इनके पुत्र के पुत्र के पुत्र, वो जैन धर्म की ओर जो है सो झुकाव हुआ था। अब कैसे हुआ था ये चीज हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं क्या है कि बिंबिसार भगवान गौतम बुद्ध का सबसे बड़े प्राश्रयदाता थे। यहाँ पर एक चीज है कि प्राश्रयदाता, आश्रय दिया था उन्होंने किसको, गौतम बुद्ध को। कौन, बिंबिसार। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स में देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बिंबिसार ने बौद्धों को वेल वन नामक वन दान दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 1 से 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि वेल वन नामक वन दान दिया था। वेल वन नामक वन दान दिया था। किसको दिया था, तो बौद्धों को दिया था। कौन दिया था, बिंबिसार ने दिया था। 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं और ये प्रश्न बीपीएससी प्री में और आपके एसएससी के परीक्षा में ये आ चुके हैं। बैंकिंग का मैं एक प्रश्न देख रहा था आईबीपीएस का, उसमें भी इसने वेल वन नामक वन का जो है सो जिक्र किया है, इसलिए इस पॉइंट्स को खास करके हमने यहाँ पर लिया है। और इसके बाद क्या है कि अतः बिंबिसार बौद्ध धर्म का प्रथम प्रमुख संरक्षक था। क्यों, क्योंकि इसका जो झुकाव था बौद्ध धर्म के प्रति, एक तो ये सबसे पहली बात तो इस प्राश्रयदाता था, अनुयायी था, इसने वेलवन नामक वन को दान में दिया था, तो इसलिए कहा जा सकता है कि बिंबिसार जो है सो इसका बहुत बड़ा संरक्षक था और साथ ही अनुयायी भी था। आइए अब अगले जो है सो इसके एक पॉइंट्स को देखते हैं, फैक्ट्स को। वेनसांग के अनुसार बिंबिसार ने राजगीर नामक नगर की स्थापना की। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि राजगीर जो है वो किसने स्थापना की, राजगीर की, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिंबिसार ने की। और बिंबिसार ने ही क्या किया कि राजगीर को अपना राजधानी बनाया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राजधानी जो है सो किसने बनवाया, बिंबिसार ने। किसको, राजगीर को। और राजगीर का ही नाम जो है सो क्या है, राजगृह, राजा का घर, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, अगले इसके पॉइंट्स को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अब एक चीज़ ये देखिए, ऊपर हमने देखा है कि जो हर्यक वंश है उस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है। क्यों पितृहंता कहते हैं, पितृ का मतलब होता है पिता। इनके जितने भी पुत्र हुए, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और आगे के पॉइंट्स में जब हम जिक्र करेंगे तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन, इन सब ने क्या किया, अपने पिताओं का हत्या किया और राजा के पद पे आसीन हुए। तो यहाँ पर इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो और अजातशत्रु का एक नाम क्या है, पितृहंता भी है। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर ये देखा ही है कि इसका 1-2 नाम और हमें पता चलेगा और कैसे क्या है। तो यहाँ पर बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी और राजपद ग्रहण कर लिया। ठीक है, आइए अब अगले जो है सो इसमें हम चलते हैं कि बिंबिसार को तो हमने पढ़ा। अब बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था और अजातशत्रु का जो मेन पॉइंट्स हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं उसको देखते हैं। आइए पहला पॉइंट्स है, अजातशत्रु का कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक था, लगभग 32 साल। ठीक है, वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो आपका हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार था उसका भी कितना था, 545 से लेकर के 412 या कुछ ऐसी 492 के आसपास। ठीक है, तो जो हमने किया था, तो यहाँ पर जो मेन टाइम है इसका 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व। अब ये हमने तो देख ही लिया कि बिंबिसार का हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था, ये तो सिंपल हो गया, क्लियर है। अजातशत्रु की माता का नाम कोशला देवी या महाकोशला देवी। अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था कि कोशला देवी से विवाह करने पर काशी जो है इनको दहेज में दिया गया था। ठीक है, तो अजातशत्रु के माता का नाम क्या था, कोशला देवी या फिर महाकोशला देवी। ओके, अजातशत्रु कुनिक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कुनिक नाम किस जो है सो शासक के लिए प्रयोग किया गया है,
किस शासक के लिए प्रयोग किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो कुनिक नाम है वो अजात शत्रु के लिए प्रयोग किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले फैक्ट्स को देखते हैं हम। अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। ये तो हम पॉइंट्स ऊपर पढ़ चुके हैं कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और राजपद को ग्रहण किया था। अजात शत्रु ने काशी पर अधिकार कर लिया। अब देखिए कि बिंबिसार को दहेज में काशी दिया गया था, उसी काशी को अजात शत्रु ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया। अगले पॉइंट्स को देखते हैं हम। अजात शत्रु ने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से विवाह किया। अब यहाँ पर एक चीज ये देखना है कि अजात शत्रु का विवाह किससे हुआ। तो अजात शत्रु का जो विवाह हुआ वो वजीरा से हुआ। वजीरा कौन थी? तो प्रसेनजीत की बेटी थी। तो अजात शत्रु ने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से विवाह किया था। अब वहां पर प्रसेनजीत के बारे में और बिंबिसार के बारे में हमने जो है सो आपको रिश्ता बताया था। तो आप यहाँ पर ये रिश्ता बताइए कि अजात शत्रु और वजीरा का क्या संबंध है। ठीक है, शादी तो इसने किया लेकिन इससे पहले का क्या संबंध हो सकता है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट्स को हम देखते हैं। अजात शत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार, अब देखो प्रश्न क्या बन रहा है, अजात शत्रु का मंत्री कौन? वत्सकार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे घुमा सकते हैं कि मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए किसने भेजा था? तो अजात शत्रु ने भेजा था। ठीक है, या फिर ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन बना सकता है कि अजात शत्रु के मंत्री का नाम निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो मंत्री वत्सकार। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पॉइंट्स यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो फैक्ट्स जो है, पॉइंट्स क्या है। अगला फैक्ट्स बता रहा है कि यहाँ पर अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा किसके शासन काल में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन काल में क्या हुआ था? मगध जो है सो सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो यहाँ पर एक भी ये हो सकता है कि सबसे शक्तिशाली राज्य जो है सो कौन सा था उस समय में? तो मगध। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। किस जो है सो भारत के किस क्षेत्र का? तो उत्तर भारत का। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध जो है सो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब अगले हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बैठक का आयोजन अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया। अब देखिए मेरे पहले के वीडियो प्ले लिस्ट में आप जाइए और पहले के जो है सो जो मैंने प्रैक्टिस सेट 2 कराया हुआ है उसमें हमने प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति का हमने चर्चा किया है और डिटेल से समझाया है। तो उसमें तो मैंने ये बताया कि जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है किसके शासन काल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें ध्यान ये रखा है कि उसका अध्यक्ष कौन था। जब संगीति की बैठक हुई तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो ये ध्यान रखना है। उसके अध्यक्ष, शासनकाल, कहाँ और कब, ये 4 चीज बौद्ध संगीति से जरूर याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनता है। ठीक है, तो एक तो यहीं पे क्लियर हो गया कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके ने करवाया था, तो अजात शत्रु ने करवाया था। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि कहाँ पर कराया था। ठीक है, और मैंने लग रहा है कि पहले के वीडियो में ये जिक्र किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले पॉइंट्स को हम देखते हैं। अजात शत्रु भगवान गौतम तथा महावीर के समकालीन थे। अब देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि कौन सा ऐसा शासक था जो भगवान गौतम बुद्ध तथा महावीर के समकालीन था, दोनों के समकालीन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि अजात शत्रु गौतम बुद्ध के या महावीर के, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दोनों ही जो है इतिहास में गौतम बुद्ध और महावीर का जो इम्पोर्टेंट नाम है उसके समय में कौन थे। तो अजात शत्रु दोनों ही जो है सो के समकालीन थे। आइए अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। जो पॉइंट्स है, अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाया। अब देखिए बिंबिसार जो था वो राजगृह नगर बसाया और उन्होंने उसको अपना राजधानी बनाया, लेकिन अजात शत्रु तो राजधानी वही रखा लेकिन इसने क्या किया कि उसका सुदृढ़ीकरण किया, उसको जो है सो सौंदर्यीकरण किया। तो सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण,
सब जो है सो उसको करने के बाद उसका जो है सो बहुत ही अच्छे से साज सज्जा का काम किया था। अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अजात शत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पुटअप कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी। तो मेरा एक वीडियो है जो गौतम बुद्ध के ऊपर ही हमने बनाए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें रखे हैं जो पहले क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो वो भी आप एक वीडियो जो मैंने प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे वीडियो का खासियत यहाँ पर यह है प्यारे दोस्तों कि मैं वही प्रश्न लेता हूँ जो आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ तो ये हो जाता है कि आपके परीक्षाओं का जो है सो पुराने प्रश्नों की तैयारी हो जाती है और नए नए फैक्ट्स बन जाते हैं। और इसको करने के बाद में मैं अभी टॉप 100 क्वेश्चन जो है सो आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर के आऊँगा। तो सारे क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा तो यहीं से आपके जो है सो उसमें आ जाएंगे और वो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पहले आए हुए हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो के बाद देखना ना भूलें, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अजात शत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अजात शत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्तूप का निर्माण राजगृह में किसने करवाया था। तो अजात शत्रु ने करवाया था। आइए नेक्स्ट, हमने बिंबिसार को देख लिया, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु को देख लिया। अब हम उदयन के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर पहले याद करते थे कि बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर आदि हम लाइन से करते थे, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं सबसे पहले क्या है, बिंबिसार, बी फोर बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन हुआ, अजात शत्रु, ए फोर अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद कौन हुआ, उदयन। अब आपको मैं उदयन के बाद भी बताऊंगा कि कौन हुआ जब हम उसके नाम के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब उदयन के बारे में हम फैक्ट्स पढ़ते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर ये देखिए कि उदयन को दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, एक तो उदायन होता है कहीं कहीं और एक उदयन होता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम का अभिप्राय एक ही राजा से है जिसका नाम है उदयन। आइए उदयन का पहला देखते हैं पॉइंट्स क्या है। उदायन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व, लगभग 20 वर्ष जो है सो इनका कार्यकाल रहा। ठीक है जी। उदायन अजात शत्रु का पुत्र था। अभी जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि बाबर को जैसे हमने वंशजों का नाम पहले बच्चों को रट रट करके याद करवाते थे, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु और अजात शत्रु का पुत्र उदयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि उदयन किसका पुत्र था, अजात शत्रु का पुत्र था। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट्स की तरफ देखिए। उदयन अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर राजा बना था। अब यहाँ पर ये देखिए सबसे जो मोस्ट है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पुत्र अजात शत्रु ने इनका क्या किया, इसको बिंबिसार को मारा और खुद राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। अब इसका पुत्र कौन आया, उदयन। उदयन ने भी क्या किया, अजात शत्रु को मारा और राजगद्दी की प्राप्ति की। तो इसीलिए इनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को। ठीक है, तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना था। ओके, बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि पितृहंता किसको कहा जाता है, पितृहंता अजातशत्रु को भी कहा जाता है, लेकिन उदयन को पितृहंता कहा जाता है ऐसा कहाँ पर उल्लेख है, तो ऐसा बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर ये चीज़ है, उदयन के बारे में तो बहुत सारे नाटकों में, संस्कृत जो है सो की पुस्तकों में हमने उदयन का नाम सुना है और पढ़ा है। तो यहाँ पर उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र नाम के नगर का स्थापना किया, जिसको आज के समय में पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र नगर का जो निर्माण है किसने कराया था, तो उदयन ने कराया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है कि जो पाटलिपुत्र नगर है वो किस नदी के किनारे है, तो सोन नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे। जब आप पटना की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक सोनपुर स्टेशन पड़ता है और वो सोनपुर जो स्टेशन है वो है सोन नदी के किनारे। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है अगर जीके पढ़ा हो तो सोनपुर का एक मेला भी बहुत फेमस है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगभग वहाँ पर लगता है सोनपुर में। और कुंवर सिंह के बारे में अगर पढ़ेंगे तो कुंवर सिंह का भी लगाव सोनपुर से बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर मेला का आयोजन जब होते थे तो वहाँ पर कुछ जो है सो वो लोग
अपने अपने जो है सो मीटिंग्स सभा का आयोजन करते थे और वहाँ पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया करते थे। तो खैर वो तो अलग बात हो गया। पाटलिपुत्र नगर का जो है सो जो निर्माण कराया वो उदयन ने कराया, और यह पाटलिपुत्र जो है सो गंगा नदी और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, और पाटलिपुत्र बिहार में। आइए अगले जो है सो टॉपिक, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि इसने क्या किया, बिंबिसार ने और अजातशत्रु ने राजगृह को अपना जो है सो राजधानी रखा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछ देगा आपसे, या पूछता है कि किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, तो उदयन ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उदयन जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। तो यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार और अजातशत्रु जो था वो बौद्ध धर्म का क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन उदयन जो है क्या हो गया था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर जिक्र किया हुआ है कि कौन से राजा थे जो जैन धर्म का अनुयायी हो गए थे हर्यक वंश में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए अब हम अगले जो है सो राजा की तरफ चलते हैं। तो हमने ऑर्डर में अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले बिंबिसार हुआ, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु के बाद उदयन हुआ, और उदयन के बाद नागदर्शक या नागदशक, दो तरह के नाम देखने को मिलते हैं और दोनों व्यक्ति एक ही है। तो ये चीज़ इनका ऑर्डर है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन और उदयन का नागदशक। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं और इनके बारे में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन हर्यक वंश का अंतिम शासक था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो नागदशक, नागदशक जो है वो अंतिम शासक है किसका, हर्यक वंश का। पहला पॉइंट क्या है, नागदशक का कार्यकाल 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। और नागदशक किसका पुत्र था, नागदशक जो है उदयन का पुत्र था। तो एक 3 ही चीज़ इसमें बेसिकली है जो हमको देखने के लिए मिला है। तो आइए हम इस वीडियो को जो एक्सप्लेन हर्यक वंश किए हैं, तो इस हर्यक वंश को हम ध्यान से हर एक पॉइंट्स को देखेंगे, और एक बार में हो सकता है मन मस्तिष्क में नहीं समा पाए, तो इसको बारंबार वीडियो को देख करके इसके फैक्ट्स को, इसके पॉइंट्स को जानेंगे। और फिर इसके बाद मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन इसी से संबंधित लेकर के आ रहा हूँ, जिसको आप लोग देखना मत भूलिए और अपने परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर जरूर पूरा करिए। तो इस तरीके से मगध साम्राज्य के लिए एक जो हर्यक वंश है उसका हमने पूरे अच्छे से बखान किया। जो हर्यक वंश 512 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का है, जो हमने अच्छे से किया है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बारंबार देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।